समस्त सुधीजनों को सादर नमन। हिंदी की पत्रकारिता इस समय प्रकर्ष पर है। हिंदी में सैकड़ों अच्छी से अच्छी पत्रिकाएं निकल रही हैं और बड़े आकार में परिपुष्ट सामग्री के साथ में साहित्यिक पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। यह मानना तो उचित नहीं होगा कि शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, माधवराव सप्रे, भारतेंदु और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे तपस्वी यशस्वी पत्रिका के संपादकों का, पत्रिकाओं के संपादकों का, पत्रकारों का युग समाप्त हुआ तो अब हिंदी में पत्र पत्रकारिता का क्षरण हो गया और सब कुछ निश्शेष हो गया है। पत्रिकाएं बहुत अच्छी निकल रही, उनके सामने अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। माधवराव सप्रे या शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी या भारतेंदु के काल में जिस प्रकार की चुनौतियां थी, उनसे बहुत भिन्न चुनौतियां इन पत्रिकाओं के संपादकों और प्रकाशकों के सामने हैं। और विज्ञापन जुटाना, आर्थिक व्यवस्था करना, इसमें जो कुशल होते हैं वे बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकालते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो साहित्यिक दृष्टि से संपन्न हैं, विवेकशील हैं और बहुत बेहतरीन सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उनका उद्यम सराहनीय है। प्रायः ऐसी पत्रिकाएं व्यक्तिगत निष्ठा और समर्पण के कारण ही निकलती हैं। और बहुसंख्य पत्रिकाएं निकल रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में पत्रिकाएं निकल रही हैं और इतने बड़े आकार में विशालकाय पत्रिकाएं आ रही है कि समस्या यह है कि इन्हें पढ़ता कौन है। पत्रिकाएं निकालना इतना कठिन नहीं रह गया है, विज्ञापन जुटाना, आर्थिक व्यवस्थाएं करना वह भी कदाचित इतना कठिन नहीं रह गया है। पर इनको कितने लोग पढ़ते होंगे। मेरे पास प्रतिमास कुछ बहुत ही अच्छी पत्रिकाएं हिंदी की आती हैं, संस्कृत की भी आती हैं। मैं सबको नहीं पढ़ पाता, देख कर के मन ललचा जाए इतनी अच्छी पत्रिकाएं होती हैं, पर एक एक को पढ़ने बैठ जाएं तो एक को पूरा पढ़ने में ही कई महीने लग जाएंगे। जीवन के इस पड़ाव पर आकर के मेरे पास इतना समय नहीं है कि हिंदी की अच्छी से अच्छी साहित्यिक पत्रिकाओं को पूरा पढ़ने में मैं समय लगाऊं। उलट पुलट करके देख लेता हूं, कभी कोई बहुत आवश्यक लगता है तो कोई लेख, कथा, कविता आदि पढ़ लेता हूं। हिंदी की दो अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के तीन विशिष्ट अंक मेरे सामने हैं। एक साखी पत्रिका है, इसके संस्थापक केदारनाथ सिंह जो हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में से, आधुनिक कवियों में से एक माने जाते हैं और हिंदी के आचार्य रहे हैं। समीक्षक भी अच्छे हैं, विवेचक अच्छे हैं। वो इसके संस्थापक संपादक रहे हैं। इस समय सदानंद शाही इस पत्रिका के संपादक हैं। वे बहुत अध्यवसाय और परिश्रम के साथ और हर अंक के लिए एक सुपरिकल्पित, सुनिर्धारित योजना बना करके अंक निकालते हैं। लेखकों से संपर्क करते हैं। मुझे भी इसका अनुभव है कि किस प्रकार से वे आग्रह करते हैं लेखकों से अच्छी सामग्री प्राप्त करने के लिए। साखी पत्रिका का 40वां अंक यह है। यह पत्रिका प्रेमचंद साहित्य संस्थान का त्रैमासिक है और 40वां अंक जनवरी 2024 से जून 2024 का अंक है। यह जो 40वां अंक है यह बुद्ध को समर्पित है। बुद्ध की धरती पर कविता, यह इसका शीर्षक है इस विशेषांक का। इसकी जो अंतर्वस्तु है वह कविताओं में बुद्ध
इस प्रकार से उतरते हैं और कविताएं बुद्ध की धरती पर जो कविताएं लिखी गई हैं, जहां जहां से बुद्ध गुजरे, प्राचीन काल से लगा करके आज तक आधुनिक भारतीय भाषाओं में बुद्ध को लेकर जो लिखा जा रहा है कविताओं में, उसका संग्रह इस अंक में किया गया है और अच्छा संग्रह है। यह बहुत ही अच्छे संदर्भ ग्रंथ के रूप में भी उपादेय है। पूरी पत्रिका अच्छे परिपुष्ट आकार की है। यह 350 पेज की बड़े आकार की यह पत्रिका है और प्रेमचंद साहित्य संस्थान वाराणसी से यह निकलती है। सदानंद शाही के साथ कुछ सुबुद्ध विद्वज्जन संपादक मंडल में हैं, जिनमें हिंदी के जाने माने आचार्य अवधेश प्रधान, फिर रघुवंश मणि, संध्या सिंह और मधु सिंह उनके साथ हैं। और सब संपादकीय सहयोग दो युवजन देते हैं, विहाग वैभव और अंशुक प्रिया। बुद्ध की धरती पर कविता शीर्षक से जो अंक यह निकाला है, इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता को पूर्व संपादकीय के रूप में प्रकाशित किया गया है। सुंदर गीत या सुंदर कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर की बुद्ध पर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अच्छी कविता और सदानंद शाही के संपादकीय के पश्चात और मेरे बुद्ध एक संवाद पुरुष इस लेख के पश्चात हरीश त्रिवेदी का यह महत्वपूर्ण लेख इसमें है, विश्व साहित्य में बुद्ध को लेकर के। और अनेक प्राचीन और नवीन कवियों की चर्चा उन्होंने अपने इस लेख में की है, विशेष रूप से गगन गिल जो हिंदी की जानी मानी कवि हैं। उनकी कविताओं में बुद्ध और बुद्ध के प्रति आस्था और एक प्रश्नाकुलता जिस प्रकार से आती है, उसकी चर्चा हरीश त्रिवेदी करते हैं। गगन गिल ने दलाई लामा से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात जो उनके अनुभव हैं वो उन्होंने कविताओं में उतारे हैं। और यह बुद्ध भाव में डूबकर लिखी हुई कविताएं, जो कि हमारे समय से सरोकार रखने वाली एक कवि के हैं, उस पर हरीश त्रिवेदी ने नजर डाली है। और भी कुछ अच्छे कवियों की चर्चा उन्होंने अपने इस लेख में की है। तीसरा लेख बुद्ध कविता और सौंदर्य दृष्टि शीर्षक से अरुण कमल का है। और अरुण कमल हिंदी के प्रखर कवि हैं, जाने माने कवि हैं। उन्होंने बुद्ध कविता और सौंदर्य दृष्टि शीर्षक लेख में सौंदर्य शास्त्र को लेकर बुद्ध संबंधी कुछ कविताओं की मीमांसा की है। वे कहते हैं कि किसी वस्तु का बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसका लगातार बनते रहना महत्वपूर्ण है। यह देखने की कोशिश कि पानी कैसे बर्फ बन रहा है और इस क्रम में उसी पानी की जो यातना है, पीड़ा है, उसके आंतरिक संगठन का टूटना बनना है, निरंतर बदलते जाना और फिर स्थिर ठोस हो जाना है। यह एक अद्भुत दृश्य है। ऐसे ही किसी फूल का पंख पंख खिलना, फिर फल में बदलते जाना, पकना पकना, भीतर के रस का घना और गहरा बनना, फिर टूट कर भी गिरना, जैसा कि रिल्के कहते हैं। रिल्के महाकवि हैं,
बड़े सौंदर्य शास्त्री कविता में वे हैं। दे विश द फ्लावर एंड flowering is being beautiful, but we wish to ripen, and that means being dark and taking pains. ये जो पीड़ा है पूरी धरती की, प्रकृति की, निसर्ग की, ये जो बदलाव के साथ पीड़ा, प्रसव की पीड़ा, यह रिल्के कहते हैं वे खिलना चाहते थे और खिलना सुंदर होना है, पर हम तो पकना चाहते हैं, और पकने का मतलब है गाढ़ा होना और तकलीफ उठाना। काफका कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड नॉट इन बीइंग बट इन बिकमिंग। होने भर में नहीं, होते जाने में मेरी दिलचस्पी है। अरुण कमल कहते हैं कि रिल्के और काफका और भी कवियों के ये सारे कथन बुद्ध को पढ़ते हुए याद आते हैं। बुद्ध भी बीइंग और बिकमिंग की बात करते हैं। वो क्षणभंगवाद का दर्शन तो तभी बनता है, प्रतिक्षण वस्तु आमूल चूड़ बदल रही है, हर क्षण नया जन्म ले रही है। तो रिल्के जो कह रहे हैं उसको इससे जोड़ते हैं, बुद्ध के दर्शन से, अरुण कमल, और एक सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से वे बुद्ध की कविता पर विचार करते हैं। इस अंक में साखी के बुद्ध की धरती पर कविता शीर्षक इस अंक में कविताओं का चयन बहुत बड़े फलक पर किया गया है। एडविन अर्नाल्ड की जो कविता है उसके मुख्य अंशों का अनुवाद, और वह भी रामचंद्र शुक्ल, उसके एक बड़े अंश का अनुवाद रामचंद्र शुक्ल का, यह इसमें प्रकाशित किया गया है, और बहुत ही बढ़िया अनुवाद है। ये जो ब्रज भाषा में रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किया है, और बुद्ध का जिस प्रकार से जन्म से लगा करके बुद्धत्व प्राप्ति तक एडविन अर्नोल्ड ने वर्णन किया है, अपने आप में यह कविता एक खंडकाव्य नहीं महाकाव्य बन जाती है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुवाद को पढ़ करके भी इस कविता का जो मर्म है और बुद्ध क्या मायने रखते हैं आज के संसार के लिए, उसका बोध हमको होता है। मैं इसके कुछ बंध पढ़ देता हूँ। उलटी कुंवर सिद्धार्थ रहो नभ और निहारी, चमकत उज्ज्वल चंद्र विमल फैली उजियारी, बीच बीच में कतहु रजत सी आभा धारे, मिली के मानो रहे यह कही सारे तारे, यह रे निसो गही पंथ चाही जो हेरो, सुख वैभव को अपने वाजंग मंगल केरो, चहे करो तुम राज चहे भटको तुम इत उत, मुकुटहीन जनहीन होए जासो जग को हित, कहो सो मैं अवसी जे ही घरी पहुंची आए, रहे सोवन हारी तब ये मृदुल अधर बताए, करण को सो कटे जासो जगत को भव रोग, यद्यपि मोखों यद्यपि मोसों और तोसों है न जाय वियोग, इत्यादि है जो बुद्ध की अंतर्द्वंद की दशा है। यशोधरा को छोड़कर जाने के समय यह वर्णित की गई है। दिव्य जन्म मम जाय व्यर्थ सो ऐसे नाही, विदा लेत हूँ आज अस्तु है सकल सुरत जन, जो जो लो है सुखसार पूर्ण में रोय है जीवन, है अर्पण के योग्य वस्तु सो याते अर्पित, भोजन हित हो जात मुक्ति को अवगुप्त ज्योति सत, मुक्ति अवगो गुप्त ज्योति सत। इस प्रकार से मधुर अनुवाद है, और भाषा की दीप्ति इस इसकी प्रभावित करती है। मधुर दिव्य संगीत गगन में परचो सुनाई, धमकी उठी सब दिशा देवगण सो, जो जो छाई गणन लिए निज संग, मड़े रत्नन सो भारी, चारों दिक्पति आए द्वार पे बारी बारी, ताकत है कर जोरी कुंवर को मुख, जो ठाड़ो सजल नयन नभ और किए, हित धरि ही गाढ़ो। यह
अनुवाद रामचंद्र शुक्ल का छाप करके हिंदी जगत का बड़ा उपकार किया है, क्योंकि यह सहज सुलभ नहीं था और मेरे जैसे हिंदी साहित्य के संबंध में अल्पज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए तो यह एक तरह से प्रिविलेशन ही है कि रामचंद्र शुक्ल ने इतना बढ़िया अनुवाद एडविन अर्नाल्ड की कविता का किया है। रामचंद्र शुक्ल यदि हिंदी के वे ही यशस्वी आचार्य हैं, तो उन्होंने और भी अंग्रेजी से अनुवाद किए हैं हिंदी के वैज्ञानिक साहित्य के, पर कविता का उन्होंने ऐसा अनुवाद किया, यह हमारे लिए इसका पढ़ना बड़ा उपकारक होगा। और एशिया का प्रकाश इस शीर्षक से गगन की निस्तब्धता में यह अंश रामचंद्र शुक्ल का अनुवाद में छापा है। और लाइट ऑफ एशिया के रचनाकार का बयान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ने लायक है, उसका अनुवाद मधु सिंह का इसमें छापा गया है। जयराम रमेश जो फिल्मों पर काम करते रहे हैं, उनका बहुत अच्छा लेख है, वर्ष 1920 हिंदी में लाइट ऑफ एशिया, फिल्में तथा और भी, ये उनका अंग्रेजी में जो लेख है उसका अंशुक प्रिया ने अनुवाद यहाँ किया है। और बुद्ध पर जो फिल्में बनी हैं, विश्व सिनेमा में बुद्ध, इस पर भी बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि मैं थाईलैंड में रहा और वहाँ पर अंगुलीमाल की कहानी पर थाई भाषा में जो फिल्म बनी थी, उसको देखने के लिए इतनी भीड़ होती थी और हफ्तों हफ्तों वह फिल्म चलती थी। अंगुलीमाल नाम से ही वह फिल्म थी। और एक शाहरुख खान की पिक्चर पिक्चर क्या आ गई, जो बुद्ध से थोड़ा संबंध उसका था, उस पर ऐसे दीवाने होकर के थाई लोग उसको देखने जाते थे। अशोक पर फिल्म थी, भगवान बुद्ध से कुछ संबंध है यह सोच करके, और उस फिल्म में भी बड़ी बड़ी ऐसी भीड़ हुआ करती थी और दीवाने थे लोग भारतीय हिंदी की फिल्मों के, और शाहरुख खान के तो खास तौर से थे ही। फिर उन्होंने ऐसा रोल कर लिया उसमें जिसका कि बुद्ध भक्ति से, बुद्ध भाव से संबंध है। तो पूरी दुनिया में बुद्ध और उनका धर्म और उनका दर्शन एक विश्व धर्म और एक विश्व दर्शन के रूप में तो है ही, लेकिन साहित्य में, कला में और कविता में बुद्ध को लेकर के जो काम हुआ है, उसका असाधारण महत्व है। और यह महत्व पत्रिका के इस अंक को पढ़ने पर वास्तव में समझ में आता है। इसमें हिंदी के महान रचनाकारों की कविताएं हैं बुद्ध को लेकर। मैती शरण गुप्त की सुंदर कविता है, जगती की मंगलमयी उषावन जयशंकर प्रकाश प्रसाद की कविता है, भगवान बुद्ध के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जाग बेसुध जाग, बहुत सुंदर गीत है महादेवी वर्मा का। बुद्ध और नाचघर प्रसिद्ध है कविता हरिवंश राय बच्चन की, वह तो यहाँ दी ही है। अज्ञेय ने बुद्ध पर खूब लिखा है कविताएं, उनकी 3 कविताएं यहाँ दी गई हैं। शमशेर शमशेर बहादुर सिंह की कविता है सारनाथ की एक शाम। सारनाथ इसके शीर्षक में आया है, इसलिए कविता यह दी गई है, वरना पढ़ने पर लगा कि ये सारी कविता त्रिलोचन को संबोधित है और त्रिलोचन के लिए लिखी गई है। बहुत अद्भुत सुंदर कविता है, जो बिंब शमशेर बनाते हैं उसका तो कहना ही क्या है। रामविलास शर्मा की बुद्ध वैराग्य कविता है, अच्छी कविता है। कुंवर नारायण तो सिद्ध कवि हैं हिंदी के, उनकी 2 कविताएं बुद्ध पर हैं। श्रीकांत वर्मा की अपनी अलग शैली है और उन्होंने समकालीन कविता को राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक अलग तरह का स्वर दिया। और चिल्लाता कपिल वस्तु शीर्षक से उनकी कविता है, मार्मिक कविता है कि किस प्रकार से कपिल वस्तु चिल्ला रहा है बुद्ध का नगर। केदारनाथ सिंह जैसे यशस्वी कवि की 2 कविताएं हैं। बाकी भगवत रावत, ऋतुराज, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, मंगलेश डबराल, ज्ञानेन्द्र पति, उदय प्रकाश, स्वप्निल श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र पांडे, अरुण कमल, कुमार अंबुज, लालटू आदि आदि देवी प्रसाद मिश्र और गगन गिल की भी कविताएं इसमें हैं। इन सब कवियों की कविताएं हैं और बहुत सारी कविताएं युवा कवियों की भी हैं। साखी का ही एक दूसरा विशेषांक मेरे हाथ में है,
ये 2021 का अंक है और 37वां अंक इस पत्रिका का है। और कविता में काशी इसका शीर्षक है। यह भी एक अच्छे संदर्भ ग्रंथ की तरह उपादेय है। और जिस प्रकार से बुद्ध की धरती पर कविता, इसमें केवल हिंदी की कविताएं ही नहीं हैं, बल्कि बांग्ला के शंखघोष की, अंग्रेजी की, उर्दू की कविताएं भी इसमें ली गई हैं। जिस अंक की मैंने अभी अभी चर्चा की, बुद्ध की धरती पर कविता, उसी तरह से इसमें काशी को लेकर के उर्दू, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी आदि भाषाओं में जो कविताएं लिखी गई हैं, उनके अनुवाद दिए गए हैं। उसी प्रकार से बनारस का सांस्कृतिक संदर्भ इसको लेकर के अवधेश प्रदान का महत्वपूर्ण आलेख इसमें आरंभ में है। और काशी में कविता, कविता में काशी, इस शीर्षक से भी राम सुधार सिंह का महत्वपूर्ण विवेचन इसमें है। फिर तो रैदास और कबीर से लगा करके तुलसी, गिरधर दास आदि भक्ति काल के कवियों और रीतिका के कवियों के पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह त्रिलोचन आदि आदि कवियों की कविताएं इसमें हैं। यह अच्छा चयन है और प्रतिनिधि चयन यह है। बहुसंख्य कवियों की कविताएं हैं, परिपुष्ट है यह अंक भी। अष्टभुजा शुक्ल, अरुण कमल और ज्ञानेंद्र पति, प्रयाग शुक्ल और राजेश जोशी, ये सभी जाने माने कवि इसमें हैं। वरिष्ठ कवियों कवियों में केदारनाथ सिंह भी इसमें हैं, उनकी भी कविता काशी पर। दोनों ही अंकों में युवा कवियों की भी बड़ी संख्या में कविताएं शाही जी ने इसमें बटोरी हैं दोनों अंकों में। और केकी एन दारूवाला अंग्रेजी के जाने माने कवि हैं, उनकी गंगा में नौका विहार कविता हिंदी अनुवाद में यहाँ प्रस्तुत है। और मेरी ओलिवर की कविता, उसका अनुवाद मधु सिंह ने किया है, वाराणसी शीर्षक से, वह भी यहाँ है। बनारस से गायब हो गई गंगा, इस शीर्षक से सदानंद शाही की कविता भी यहाँ है। और 4 भाषाओं से कम कविताएं इसमें है। संस्कृत भाषा ही छूट गई है। संस्कृत में तो बड़ी संख्या में प्राचीन और आधुनिक कविताएं काशी को लेकर हैं और उनका अलग से भी चर्चा और संकलन उनका हुआ है। तीसरी तीसरा एक अंक एक दूसरी पत्रिका का, वह मेरे सामने है। आज की जनधारा शीर्षक पत्रिका है। साहित्य वार्षिकी उसकी यह है जो अभी 2025 में छप करके आई है। उसका यह प्रेम विशेषांक है। इस पत्रिका के संपादक या इसके वार्षिकी के संपादक भालचंद्र जोशी हैं। उसी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अभी अभिनिविष्ट होकर के लगन के साथ में प्रेम को लेकर के, कविता में प्रेम, साहित्य में प्रेम, भारतीय साहित्य में प्रेम की छवियां, इसको लेकर के इसमें सामग्री संजोई है। इसमें भी मेरा एक लेख आरंभ में प्रकाशित है, संस्कृत साहित्य में प्रेम एक भूमिका। इसमें मैंने योग वासिष्ठ से चर्चा आरंभ की है और संस्कृत के अनेक मुक्तक कवियों ने प्रेम का जिस तरह से निरूपण किया है और वहाँ प्रेम की जो नाना दशाएं हैं उन पर मैंने बात की है। प्रेम और उत्तर आधुनिकता पर सुधीश पचौरी जो उत्तर आधुनिक विमर्शकार हैं, उनका प्रेम और उत्तर आधुनिकता इस खंड के अंतर्गत उनका लेख है लव, सेक्स और धोखा उर्फ उत्तर आधुनिकता का प्रेम मार्ग। विनोद शाही का प्रेम के दर्शन पर लेख है, वे अच्छे लेखक हैं, सुधी हैं। उर्दू साहित्य में प्रेम पर खुर्शीद आलम का लेख है। मलयालम कहानी में उसको लेकर के जयशंकर बाबू का लेख है। लोक कथाओं में, लोक में प्रेम पर शंपा शाह का, विशेष रूप से कांगड़ा की चित्रकला को लेकर शंपा शाह का लेख है। और प्रेम और तमिल कविता पर एक इसमें खंड है जिसमें डॉक्टर जमुना कृष्णराज का संगम काल के तमिल काव्य में चित्रित प्रेम पर लेख है। और प्रेम और शमशेर बहादुर सिंह की कविता, इस पर सविता भार्गव
ने लेख लिखा है, शमशेर की प्रेमानुभूति पर उन्होंने चर्चा की है। दलित साहित्य में प्रेम, हिंदी साहित्य और प्रेम, प्रेम की सामाजिकता, इन खंडों के अंतर्गत इसमें अच्छी चर्चा हुई है। आधुनिक काल में प्रेम की भवितव्यता, प्रेम की नियति, और बहुत सारी अच्छी कहानियां भी, इस प्रेम कहानियां इसमें हैं। ये 10 कहानियां और उनके साथ कविताएं भी, प्रेम कविताएं भी इसमें हैं। 9 कवियों की कविताएं प्रेम को लेकर के, प्रेम और सिनेमा पर भी इसमें चर्चा है, और प्रेम की सामाजिकता को लेकर के विशद चर्चा इस अंक में है। यह भी दुर्लभ सामग्री संजो करके प्रस्तुत करने वाला एक अंक है, और इन पत्रिकाओं के संपादकों का श्रम सराहनीय है, पठनीय है। तीनों ही अंक जिनकी संक्षेप में मैंने किंचित झलक मात्र देते हुए चर्चा की है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।